नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 28 जनवरी और सीटीएट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें हम आपको पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के 61 प्रश्न आपको बताएंगे। जो प्रश्न हमें पूरे मिले हैं उनके उत्तर बताएंगे, साथ में जो टॉपिक बताए गए हैं आपके द्वारा उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। आज भी मैं बाहर हूँ, 2-3 दिन और रहूँगा बाहर, तो थोड़ा सा माइक की समस्या होगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। थोड़ा वॉइस जो है इधर उधर की आएगी तो उसको अवॉइड करिएगा। इसकी आपको PDF चाहिए तो हम आपको रोज़ बताते हैं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी विद डीके, या फिर टेलीग्राम पर भी शाम तक इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। साथ में एक नंबर यहाँ पर शो कर रहे हैं 9340089205, इसको सेव कर लीजिएगा। यदि आपकी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है, जैसे आपकी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल कर अब हैं प्रश्न बताना है, साथ में टॉपिक बताना है, किस प्रकार के टॉपिक और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको सेव कर लीजिएगा। यदि आप हमारे ऐप से संबंधित कोई समस्या आपको आ रही है तो उससे संबंधित भी इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। साथ में देखिए, अभी तक जो पेपर हो रहे हैं उसमें रिपीटेड प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, यदि आपने देखा हो तो। यदि आपको सारे प्रश्न एक ही वीडियो में चाहिए तो यहाँ पर देखिए एक PDF लगी हुई है, एक पेज लगा हुआ है ना। तो इसको देखकर ही, आपको इस फोटो को देखकर ही क्लिक करना है हमारे चैनल पर जाकर। 28 तारीख से 24 तारीख तक जितने भी प्रश्न पर्यावरण और बाल विकास में जो पूछे गए, जो आपके द्वारा बताए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर रखे हैं, उसको डिस्क्राइब भी किया है, तो उसको देख लीजिएगा। काफ़ी प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 130 प्रश्न वहाँ पर दिए हुए हैं। साथ में हमारे ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसी को करिएगा, है ना। रेटिंग ज़रूर दे दीजिएगा। साथ में उसमें बहुत सारी PDF आपको फ्री मिल जाएगी। यदि आप 49 रुपये खर्च करके, है ना, CTET TVS जो रामबाण PDF है इसको परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 प्रश्न मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे। 2011 से लगाकर 21 तक जितनी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम हुई है, सारे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अभी तक जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें प्रीवियस ईयर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी प्रश्न मिले हैं और सरल से प्रश्न पूछे गए थे। आज का जो प्रश्न पत्र आया था वो सभी शिफ्ट से काफ़ी सरल था, है ना। जो प्रश्न आए थे काफ़ी सरल थे, एक लाइन के पूछे गए थे कहीं प्रश्न। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न आज पूछा गया था। 4 विकल्प थे। अब 4 विकल्प ऐसे होंगे, इसकी जवाबदारी यानी कि मैं 100% आपको नहीं बता सकता, है ना। विकल्प मेरे अनुसार रखें, तीरंदाजी है, भाला फेंक, घुड़दौड़ या फिर कबड्डी, है ना। 4 विकल्प जो भी मैं आगे बताऊंगा सारे के सारे मेरे अनुसार रखे गए हैं, है ना। प्रश्न यही है ना, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक, है ना। यदि विकल्प में भाला फेंक नहीं होगा, ज्वेलिन थ्रो होगा, तो ज्वेलिन थ्रो को ही भाला फेंक कहा जाता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको कि जो नीरज चोपड़ा है भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट है, जिन्होंने यह पदक टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीता। और इस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा के बारे में तो सभी ने सुना होगा। इन्होंने जो भाला है उसको फेंका था, है ना, सबसे ज़्यादा दूर फेंका था, तो इनको स्वर्ण पदक मिला था और इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, है ना। एक और प्रश्न पूछा गया था, कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थायी भाषा है। ये देखिए, ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन जो पहले हुई थी उसमें भी पूछा गया है, जिसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। यदि आपको PDF परचेस करना चाहते हैं या फिर कर ली है तो आपने पढ़ा होगा, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई, सारी चीज़ें एक वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ, चित्र के माध्यम से आपको बताया है। तो ऐप से को डाउनलोड करके उसको जरूर परचेस कर लीजिएगा। देखिए, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड है। सरल सा प्रश्न है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थायी भाषा है, तो झारखंड के लोगों की स्थायी भाषा है। इससे संबंधित थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, झारखंड में जो वहाँ के आदिवासी लोग जंगल में जो रहते हैं, वो इस जो कुड़ुक भाषा है इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में वहाँ की जो उराव जनजाति है वो भी इस भाषा को बोलती है, इसलिए इसको उराव भाषा भी कहा जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ में कुड़ुक भाषा में तोरांग पूछा जाता है, तोरांग का अर्थ, और पूछा भी गया है। तो तोरांग का अर्थ क्या होता है, वन होता है। और मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा अभी हाल ही में पूछा गया, तो वो क्या होती है, आपकी मिजो होती है। और मणिपुर में बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो कौन सी होती है, मीती, जिसको मेटी भी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आगे पूछा जा सकता है। मिजोरम के बारे में तो पूछा गया है, मणिपुर के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, घटपर्णी पौधा भारत में किस राज्य में पाया जाता है। देखिए, सीधा प्रश्न पूछा गया है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाया गया है। तो आप सभी को पता होगा, जो घटपर्णी पौधा है वो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर, मेघालय में। और यदि देश की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं काफ़ी बता चुका हूँ आपको। यदि वो वीडियो आप देखेंगे, अभी जो हाल ही में मैंने आपको बताया है ना, उसको देख लीजिएगा। उसकी लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर पहुँच जाएंगे और उसको देख लीजिएगा। 130 प्रश्न है, लगभग
लगभग 1 से 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे का वीडियो है, काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है उस वीडियो के माध्यम से। देखिए, बिना बीज के उगने वाले फल कौन से हैं? यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना था आपको। बिना बीज के उगने वाले फल के बारे में पूछा गया था, बिना बीज का फल नहीं पूछा था। यदि बिना बीज का फल पूछा होगा तो उसके विकल्प अलग होंगे, पूरा उत्तर उसका चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर यदि इस प्रकार से पूछा गया था कि बिना बीज के उगने वाले फल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके सामने हैं, ये कटिंग करके लगाए जाते हैं, जैसे कि मौसम्बी हो गया, केला, कटहल, अनानास, गुलर, अनार, नींबू, फालसा, गुलर, इलायची, ड्रैगन फ्रूट, कमरथ, किन्नू और सहतूत, है ना। ये जितने भी सारे मैंने फल बताए हैं ये बिना बीज के उगने वाले फल है ना। जिस फल में बीज नहीं होता वो अलग हैं, लेकिन यहाँ पर बिना बीज में उगने वाले जो फल मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे वही हैं। इनमें से एक आध आपको विकल्प में दे दिया होगा और आपको वहीं पर टिक करना था। देखिए, झूम खेती का दूसरा नाम, ये भी पूछा गया था, सरल सा प्रश्न है। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरण कृषि है, झूमतू पशुचारण है, वाणिज्यिक कृषि या फिर मिश्रित कृषि है। विकल्प यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, विकल्प मैंने अनुसार रखे गए हैं। यदि विकल्प ऐसे नहीं थे तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। झूम खेती का दूसरा नाम क्या होगा? स्थानांतरण खेती होगा। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, जो झूम खेती है उसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, साथ में इसको फायर फेलो कृषि के नाम से भी झूम खेती को कहा जाता है। झूम खेती को फायर फेलो भी कहा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ना। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला पूछी थी। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ, पारंपरिक कला पूछी थी या फिर पारंपरिक जो लोक नृत्य है उसके बारे में पूछा गया था। क्या पूछा गया था इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि आज आपका पेपर हो तो, यदि आज आपका पेपर हो, जो प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ उस प्रश्न के बारे में आपको बताना है, साथ में टॉपिक जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ उसके बारे में बताना है आपको। और सभी बच्चों से एक निवेदन है कि कमेंट से एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई बच्चा यदि प्रश्न बताता है या फिर टॉपिक बताता है तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरे अनुसार यहाँ पर उत्तर रखा गया अल्पना, है ना। ये पारंपरिक कला है, पारंपरिक कला पूछी थी, पारंपरिक जो लोक नृत्य है उसके बारे में पूछा गया था, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि पत्ते को सीकर कौन सा जो पक्षी है वो अपना घोंसला बनाता है। कविता के माध्यम से इस प्रश्न को पूछा गया था, कविता 2-3 लाइन की दी थी। अब पूरा प्रश्न मुझे नहीं पता, लेकिन प्रश्न यही पूछा गया था कि पत्ते को सीकर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। शकरखोरा है, दर्जिंग चिड़िया है, कोयल है या फिर पक्षी है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? सभी को पता है, दर्जिंग चिड़िया, है ना। दर्जिंग चिड़िया आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न था हाथी से संबंधित। देखिए, हाथी से संबंधित ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चारों विकल्प ऐसे के ऐसे थे, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। हाथी के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना था कि क्या हाथी कोई व्यक्ति जो वयस्क हाथी हो एक दिन में 2 क्विंटल 200 किलोग्राम से भी अधिक हरे पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। तो 200 किलोग्राम नहीं खाता है, 100 किलोग्राम खाता है, यानी कि 1 क्विंटल खाता है ना। तो आपका पहला वाला विकल्प गलत होगा। दूसरा विकल्प था कि अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आराम नहीं, मात्र ये 2 से 4 घंटे सोते। कितने? 2 से 4 घंटे। तो दूसरा विकल्प भी आपका गलत होगा। तीसरा देख लेते हैं कि यहाँ तक कि 3 महीनों की आयु के हाथी के जो बच्चे का भार होता है वो कितना होता है? तो सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है। तो 200 किलोग्राम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथा विकल्प है कि अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते। तो 9 से 10 घंटा नहीं सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, यानी कि सही आंसर क्या होगा आपका? तीसरा वाला, है ना। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। विकल्प ऐसे थे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे अनुसार ये प्रश्न मैंने रखा है, हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। और हर शिफ्ट में जहाँ पर भी हाथी से संबंधित प्रश्न आया था सारे शिफ्टों में दी है। तो एक वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। देखिए, सही जोड़ी मिलान करना था, सही जोड़ी मिलान करना था। साइना मिर्जा, साइना नेहवाल, कर्णम मलेश्वरी। अब फोर्थ विकल्प क्या था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इन तीनों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। साइना मिर्जा क्या है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है ना। और साइना नेहवाल क्या है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। और जो कर्णम मलेश्वरी क्या है? ये भारोत्तोलक, जिसको हम वेट लिफ्टर भी कहते हैं, वो है ना। तो ऐसे आप इसको सही जोड़ी मिलान कर सकते हो और आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? 2, 1, 3, है ना। इस प्रकार से कूट में आपसे आंसर पूछा गया था, सही जोड़ी का मिलान करना था। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था और थोड़ा सा घुमा दिया था प्रश्न को कि भारत में यदि वर्तमान में दोपहर का समय हो रहा है तो इसका विपरीत मध्यकाल रात्रि के बारे में पूछा था ना। मध्यकाल जो रात्रि है वो कहाँ पर होगी, यानी कि भारत के विपरीत कौन सा देश है, इस प्रकार का प्रश्न था। अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर ऑस्ट्रिया है। तो सभी को पता है अर्जेंटीना, ये पहले भी पूछा जा चुका है ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम में। चलिए, अब यहाँ पर हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कुछ मात्रा वगैरह पूछी थी लड़के की, तो मुझे पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया, इसलिए यहाँ पर उत्तर नहीं रखा है। जंतुरोपण से एक प्रश्न पूछा गया था, इसके बारे में भी संपूर्ण मेरे को प्रश्न नहीं मिला है, इसलिए टॉपिक बता रहा हूँ। थीम और उपथीम, इसके बारे में मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। थीम कितने प्रकार की होती है, उपथीम कितने प्रकार की होती है। निपुण भारत से पूछा गया था। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना।
आगे हम बात करें बाल विकास की, तो बाल विकास में जिन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनसे डेली प्रश्न पूछे जा रहे, 2-2 प्रश्न पूछे गए थे इनके, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है आपको। गार्डनर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इनकी जो बुद्धि है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। जेंडर से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। कथन और कारक से 1-2 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, है ना। निपुण से आपके बाल विकास में भी पूछा गया था और आपका पर्यावरण में पूछा गया था। निपुण से संबंधित, बुद्धि से संबंधित एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, इससे आपको सभी सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया था, है ना। गणित की हम बात करें तो गणित में पैटर्न से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्षेत्रफल से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। त्रिभुज से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। घड़ी से पूछा गया था आज आपका एक प्रश्न। एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न पूछा गया था। एनईपी 2020 से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है आपका मैथ्स पेडागोजी में। वेन हिले तो रट लीजिएगा इसको, तो डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1-2 प्रश्न डेली आ रहे हैं। एनसीएफ 2005 और निपुण भारत आज आपका गणित पेडागोजी में भी देखने को मिला, इसमें भी निपुण भारत से प्रश्न पूछे गए थे। परिमाप से पूछे गए थे आपको गणित में प्रश्न, है ना। हिंदी की हम बात करें तो गद्यांश और पद्यांश हमें मिला है। जो गद्यांश से हो नदी पर गद्यांश था, और पद्यांश आपका कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कविता थी, है ना। कविता जो कविता आई थी वो किस पर आई थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। उपसर्ग पूछा गया था। अब उपसर्ग कौन सा था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। प्रत्यय पूछा गया था। स्वनिम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वाइगोत्स्की से पूछा गया था। कौशल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना। एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2020 से सारे विषय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पोर्टफोलियो से एक प्रश्न पूछा गया था आपका। संस्कृत की हम बात करें तो गद्यांश यहाँ पर हमें नहीं मिल पाया है, कौन सा गद्यांश से पूछा गया था, लेकिन गद्यांश और पद्यांश में प्रत्यय पूछा गया था आपका। पेडागोजी की हम बात करें तो जैन प्याजे से प्रश्न पूछा गया था। वाइगोत्स्की से पूछा गया था। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। वाइगोत्स्की से पूछा जा रहा है संस्कृत में। अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी में जो पैसेज था वो मेंटल हेल्थ पर आधारित एक पैसेज पूछा गया था, और इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। पोयम अर्थ से संबंधित था, है ना, तो 15 प्रश्न इसी पर आधारित थे दोनों पर। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया था। साथ में निपुण भारत और विकार से एक संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो टोटल 61 प्रश्न पूछे गए थे। जो प्रश्न पूरे दिए हैं उनका हमने उत्तर भी आपको बताया है। तो यदि आपको इसका पूरा एनालिसिस चाहिए, 28 दिसंबर से 24 जनवरी तक जो एग्ज़ाम हुई थी वो सारा एनालिसिस उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। साथ में यदि हमारी जो PDF है उसको आप परचेस करते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।